मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि याचियों की वजह से कितनी परेशानी है और वेटिंग का क्या होगा। इन सब चीज़ों का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो रीट में कोर्ट केस चल रहे हैं, इनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो रीट के लेवल 1 और लेवल 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, इनकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साथ ही साथ राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं उन सभी की अपडेट आपको दी जाएगी। साथ ही करंट अफेयर के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। और आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। पहली बात यह फ्रेंड्स कि याचियों की वजह से कितनी परेशानी है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर याचियों ने ये करा वो करा, वो सारी बातें हैं। बट मैं बता दूं कि हर कोई इंसान अपने अधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है, और लड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट में। ये तो है नहीं कि आप फिजिकली किसी से लड़ाई करोगे, लड़ने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। और वहाँ जो सच्चा होता है, जो ट्रूथ होता है, वो जीतता है। ठीक है, अब आप खुद आज अपने आप को याचिकाकर्ताओं की जगह रख के देखो कि अगर आपके 2-5 क्वेश्चन सही थे और वो डिलीट हो गए और आपका सिलेक्शन 2-3 नंबर से नहीं हुआ, तो आपके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ। इसलिए लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका पक्ष किसकी तरफ है। तो मैं बता दूं कि मेरा जो पक्ष है वो उनकी तरफ है जिनके साथ में गलत हुआ है। ठीक है, तो याचिकाकर्ताओं के साथ में गलत हुआ है कि उनके जो सही क्वेश्चन थे वो डिलीट हो गए या किसी के आंसर चेंज हो गए, है ना। इसलिए वो लोग कोर्ट में गए। अब बात करेंगे कि याचिकाकर्ताओं की वजह से कितनी परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले परेशानी तो आपको पता ही है कि जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है अंतिम रूप से, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। हालांकि मैं इतना कहूँगा कि जो स्टे आया है भर्ती के ऊपर, उसके लिए पूरी तरह से अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेदार है, ना कि याचिकाकर्ता। अगर अधीनस्थ बोर्ड हर क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करता कोर्ट में, तो इसके ऊपर स्टे नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अब जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब जो राजकीय सेवा में जा चुके हैं यानी टीचर जो बन चुके हैं स्कूलों में, उनकी परेशानी ये है कि उनका फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। अब जब तक इस कोर्ट केस का फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक उनका फिक्सेशन नहीं होगा, मतलब वो स्थायी नहीं होंगे। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी रहेगी वो भी, अगर ये केस 2 साल 3 साल चलता है, तो वही रहेगी जो प्रोबेशन पीरियड में होती है, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तीसरी परेशानी बात करते हैं वेटिंग के लिए। तो अब वेटिंग आने की संभावना 0% है। अगर याचिकाकर्ता सिंगल बेंच में केस जीतते हैं तो वेटिंग नहीं आएगी। तो यानी कि याचिकाकर्ताओं की वजह से पूरी भर्ती परेशान हो चुकी है। ये ना तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो पा रही है, ना ही इस भर्ती की वेटिंग आएगी। और अगर ये केस लंबा चला, यानी 3-4 साल लंबा केस चलता है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ली है उनका भी फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, यानी स्थायीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 परेशानी है। बट मैंने बता दिया कि याचिकाकर्ताओं के साथ में भी अन्याय हुआ है, इसलिए वो लोग भी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब वेटिंग के बारे में बात करता हूँ। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस वैकेंसी में ना वेटिंग आने की संभावना 0% है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो ऑलरेडी जो 1500 सीट ही तो वैकेंट है ना। 1500 से 2000 सीटें वैकेंट है। आप मैक्सिमम 3000 मानते हो सकते हो कि 3000 सीटें खाली पड़ी है। उसके बाद में लगभग 7 से 8000 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अगर 7 से 8000 लोगों में से अगर 5000 लोग भी केस जीतते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 1500 सीटें हैं। अब आप समझ सकते हो कि 1500 सीटों में 5000 को कैसे, या 4000 को या 6000 को कैसे एडजस्ट करेगी सरकार। दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो सरकार क्या चाहेगी, या अधीनस्थ बोर्ड क्या चाहेगा कि यह केस जितना लंबा हो सके वो लंबा चले, है ना। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस बात की, क्योंकि अगर कोई भी केस में कोई पार्टी हारती है तो वो क्या करती है कि उसको अपेक्स कोर्ट में या जो भी ऊपरी न्यायालय है वहाँ पर चैलेंज करती है, और वहाँ पर किसी तरह से स्टे ला करके लोअर कोर्ट के जजमेंट पर उस केस को लंबा खींचती है। तो सरकार ये चाहेगी, या अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा कि ये केस जितना लंबा हो उतना लंबा चला जाए, बट एक बार ज्वाइनिंग हो जाए। अब जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग होना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये कैविएट नहीं लगती डीबी में, तो उनकी जो डीबी है वो सिंगल बेंच के फैसले पर तुरंत स्टे दे देती है। लेकिन जो डीबी में ऑलरेडी कैविएट लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार माननीय न्यायाधीश डीबी में उसकी पूरी सुनवाई करेंगे, उसके बाद में ही स्टे देंगे। मतलब जिन लोगों ने कैविएट दायर करी है, स्टे आया है, उस स्टे के ऊपर जो है डीबी में पूरी सुनवाई होगी। उसके बाद में माननीय न्यायालय को जो उचित लगेगा वो एक्शन लिया जाएगा। बट मुझे जो लगता है कि इस स्टे नहीं हटेगा डीबी से भी, क्योंकि आपको पता है आपकी एडवोकेट कौन है, जिन लोगों ने कैविएट फाइल करी है।
ठीक है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग 100% होगी, 100%। ये कब होगी इसका एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है। अगर स्टे नहीं हटता है डीबी में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अध्यक्ष बोर्ड जा सकता है, क्योंकि अगर इनके रिजल्ट प्रॉपर टाइम में रिवाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो पिछली जो बेंच थी उसमें जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय न्यायालय जो अधीनस्थ बोर्ड की कमेटी की रिपोर्ट थी उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं इससे चीज़ ये प्लस पॉइंट है याचिकाकर्ताओं के लिए कि अगर अधीनस्थ माननीय न्यायालय सेटिस्फाई नहीं है तो मतलब उनके लिए ये पॉजिटिव चीज़ है और इसीलिए भर्ती के ऊपर स्टे दिया है। तो यही था फ्रेंड्स, बाकी केस आपका लंबा चलेगा इसका मैं कह सकता हूँ। ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इससे नुकसान किन को हो रहा है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। हालांकि जो उनकी सीनियरिटी रहेगी, जितनी सीनियरिटी उनके कलीग्स ने ज्वाइन किया है उतनी सीनियरिटी उसकी उनकी भी मानी जाएगी, लेकिन ये पता नहीं ना कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। आपने देखा होगा वीडियो भर्ती में अधीनस्थ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर पेंडिंग है, वहाँ से कोई जजमेंट नहीं आया। उस बात को लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो संभावना ये है कि अधीनस्थ बोर्ड आपकी जो भर्ती है लेवल 1 की या लेवल 2 की उसको भी अधीनस्थ बोर्ड में लेकर जा सकता है। दूसरी बात करते हैं लेवल 2 का। तो लेवल 2 में बता दूं कि जिन्होंने सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी उनको डीबी में वापस याचिका लगानी ही पड़ेगी, वरना जो डीबी में सिंगल बेंच में जो केस जीते हैं वो उनका डीबी में कोई औचित्य नहीं रहेगा। आपको डीबी में पार्टी बना जाएगा और पार्टी बनाने के बाद में ही सारी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। तो जिन लोगों ने कमेंट करते हैं कि हमने सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी, क्या डीबी में भी याचिका लगाना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आपका वहाँ पर वकालतनामा सबमिट होगा, वकालतनामा में वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो कोर्ट में सबमिट होगा। उसके बाद में आपका वकील कौन है क्या है वो चीज़ आप समझ सकते हो, बट आपको ये कंफर्म है कि अगर आपने सिंगल बेंच में जीत हासिल करी है तो आपको डीबी में भी पार्टी बनना ही पड़ेगा। सिंगल बेंच में ये हुआ कि इन लोगों ने केविएट में याचिका नहीं, मतलब केविएट दायर नहीं करी डीबी में, इसलिए इसके ऊपर स्टे आने की पूरी संभावना है। तो लेवल 2 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट लेवल 1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये केविएट फाइल नहीं करते डीबी में तो आराम से डीबी में जो है सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे मिल जाता, लेकिन अब इसकी संभावना 0% है, क्योंकि केविएट का मतलब ये होता है कि स्टे नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी और राजस्थान की करंट अफेयर तो मिलेगी, सही साथ में लेवल 1 और लेवल 2 का जो कोर्ट में केस पेंडिंग है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।